ओके, तो आज का जो चैप्टर है बिल्कुल नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर ज़रूर है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी नॉलेज हमें मिल जाता है अपने माहौल के बारे में। मैं तो समझता हूँ कि ये चैप्टर अगर मेडिकल स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसको समझा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, बिकॉज़ ये आपके लाइफ के साथ रिलेटेड है। आप जिस ज़मीन में रहते हैं उस ज़मीन के साथ रिलेटेड है, तो होना चाहिए कि हर शख्स जो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो वो ये चैप्टर पढ़ ले। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मैन एंड हिज इन्वायरमेंट की तरफ। इंसान जिस माहौल के अंदर रहता है वो जो माहौल है वो उसका इन्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिधर भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ आपका माहौल है और उस माहौल से आपको अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती है। क्लॉथिंग, प्रोटेक्शन और खाना, फूड, ये बेसिक चीज़ें हैं। घर, छत, खाना, कपड़े, ये चीज़ें जो है ये बेसिक हमारी बेसिक नीड्स है। और ये अगर आप थोड़ी देर गौर करें तो ये आपको कहाँ से मिलते हैं? आसमान से नहीं, इधर उधर से नहीं, ये आपका जो माहौल है इसी माहौल से आपको मिलते हैं, ये जो आपका घर है। सो हम लोग सिर्फ अपने जो जिस पर्सनल घर में जब हम लोग रहते हैं हम सिर्फ उसको घर समझते हैं, लेकिन घर के बाहर जो इलाका है, घर के बाहर जो माहौल है उसको हम अपना घर नहीं समझते हैं। रियलिटी ये है कि आपके घर के बाहर जो सारी जो दुनिया है, जो माहौल है, वो आपका ओरिजिनल घर है। क्योंकि इसको अगर नुकसान पहुंचा तो आप सबको नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा इस माहौल की हिफाजत करना लाजमी है, इस माहौल के बारे में समझना लाजमी है, इस माहौल के बारे में नस्लों को बताना ज़रूरी है ताकि वो अपने माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे माहौल के अंदर हमें दो तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज मतलब हमारे काम की चीज़ें, हमारे फ़ायदे की चीज़ें रिसोर्सेज कहलाते हैं। एक वो रिसोर्स है जिसे हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद वो हमें दोबारा मिल सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। ऐसे रिसोर्स को क्या कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ये है विच कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का मतलब ये है कि दोबारा आपके इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और इसके साथ साथ इसका एग्जांपल आपको बताना चाहूँ कि इसके कौन कौन से एग्जांपल है जब कभी ख़त्म नहीं होंगे, रिसाइकल हो सकते हैं। एयर है, वाटर है, फूड है, ज़मीन है, जंगलात है और वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ यही जंगली जानदारों को वाइल्ड लाइफ बोलते हैं वहाँ के। तो ये रिसाइकल होते हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। वो अलग बात है आप जंगलात को काट रहे हैं, राइट, आप काट रहे हैं तो उससे डिस्टर्बेंस आ सकती है, लेकिन अगर आप काटे ना तो ये जंगलात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये बनते जाएंगे, दरख्तें बनते जाएंगे। सही, आप जिधर भी देखो कहीं पे प्लांट्स आएंगे, दरख्तें आते जाएंगे, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अब क्या है? वो रिसोर्सेज है जो कि एक बार ख़त्म हो गए दोबारा आपके हाथ में नहीं आ सकते हैं। अब जैसे कि आपने ऊपर देखा, वो अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा आपके हाथ आने के चांसेस हैं, राइट। लेकिन ये जो है ऐसे रिसोर्सेज है जो अगर एक बार ख़त्म हो जाए कभी आपके हाथ दोबारा नहीं आएंगे। जितना भी आप मेहनत करोगे कुछ भी नहीं हो सकता। वो है मेटल्स है, कुछ मेटल्स है, कुछ खास मेटल है, सारी मेटल नहीं है। सर्टेन मेटल्स ऐसे होते हैं मोस्टली जो डीके करते हैं, आस्ता आस्ता वक्त के साथ डीके और होते हैं, वो कभी भी दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वो भी रिसाइकल नहीं होंगे, वो भी अगर एक बार ख़त्म हो गए दोबारा आपको नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का मतलब है कोयला, तेल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जिसे आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। सर्दी के वक्त आपने गैस हीटर जलाया हुआ होता है,
तो ये जो चीज़ें होती हैं, कोयला हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, नेचुरल गैस हो, ये इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन ये ख़त्म हो गए ये दोबारा नहीं आएंगे, रिसाइकल नहीं होंगे। लिहाजा ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट खुराक को बोलते हैं। हमारे ज़मीन में कोई चीज़ फालतू नहीं है। अब जैसे कि आप लोग समझते हैं कि चलो आपने कुछ खाना खा लिया और या दरख्तें हैं, फ्रूट है, वो मर जाते हैं, वो गल सड़ जाते हैं, तो आपके ख्याल में ये फालतू चीज़ें हैं? नहीं, वो फालतू नहीं है। हमारी ज़मीन में जो फालतू चीज़ है, जो डिके हो गया, जो ख़राब हो गया है, वही फालतू चीज़ अपने आप को इस तरह शक्ल में कन्वर्ट करते हैं कि वो दोबारा से दूसरे ज़िंदा चीज़ के लिए खुराक बन जाए। अच्छा, ज़रा इधर डायग्राम में देखिए, आपको इधर ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो डेड मटेरियल है, गले हुए सड़े हुए चीज़ें हैं, मरे हुए चीज़ें हैं। ये जो डेड मटेरियल है, ये मरने के बाद ये अवेलेबल हो जाते हैं दूसरे ज़िंदा चीज़ों के लिए। दूसरे ज़िंदा चीज़ें इनको इस्तेमाल करते हैं, वो उनका खुराक बन जाते हैं। आप जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने केले का छिलका है या फ्रूट, गले सड़े हुए फ्रूट है, ये किस जानदार के लिए खुराक होगा, आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसे छोटे मखलूक होते हैं, जरासीम और फंजाई, जो ये जो मरे हुए चीज़ें होते हैं, ये उनके लिए खुराक बन जाते हैं, राइट। और यही मरे हुए चीज़ें जो है ना, बाज़ प्लांट के लिए खुराक बन जाते हैं। तो प्लांट भी जिंदा चीज़ें हैं, बैक्टीरिया फंजाई भी जिंदा चीज़ें हैं। ये मरे हुए गले सड़े हुए चीज़ें उन जिंदा चीज़ों के लिए खुराक बन जाते हैं। फिर ये जो जिंदा चीज़ें हैं, ये जिंदा चीज़ें वापस क्या करते हैं? मर जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा होता है, मरे हुए चीज़ें जिंदा चीज़ों की खुराक बन जाता है, फिर वो मर जाते हैं, फिर वो खुराक बन जाते हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। चीज़ें एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मूव कर रही है। ऐसे साइकिल का कोई शुरुआत नहीं है, नो बिगिनिंग, ना उसका कोई ख़त्म है, एंड भी इसका नहीं है। कहाँ से एंड है? देयर इज़ नो एंडिंग। शुरुआत कहाँ से? नो शुरुआत। कहाँ से शुरुआत? किधर से? सो ऐसे साइकिल के लिए लिखा हुआ है, दिस साइकिल्स हैव नो बिगिनिंग्स एंड नो एंडिंग्स। ये साइकिल्स चलते रहेंगे जब तक आपकी ज़मीन अपने हालत में है। ये साइकिल चलते रहेंगे, इससे एक बैलेंस होगा, पूरी ज़िंदगी यहाँ पर सस्टेन रहेगी। अगर ये बैलेंस अपसेट हुआ तो इधर ज़िंदगी नामुमकिन होगी। ये जो साइकिलिंग का बैलेंस है, ये कभी कभी अपसेट हो सकता है। कब अपसेट हो सकता है? मैंने यहाँ पर 3 रीज़न लिखे हुए हैं। नंबर 1, या तो हम लोग इस ज़मीन में ज़्यादा खुराक प्रोड्यूस ना करें। अगर हमने प्रोड्यूस नहीं किया तो ये बैलेंस अपसेट हो जाएगा। या हमने बहुत सारा खुराक इस्तेमाल किया, कंज्यूम किया, जिस तरह होना चाहिए था उससे ज़्यादा हम कंज्यूम करें, इससे भी साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। और थर्ड, गले हुए मरे हुए चीज़ें, गले सड़े हुए मरे हुए चीज़ें अगर आपने दोबारा ज़मीन को रिटर्न नहीं किए, ज़मीन को वापस नहीं दिए, तभी भी ये साइकिल डिस्टर्ब होगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपने डिस्टर्ब नहीं की तो साइकिल चलता रहेगा, ज़मीन पे ज़िंदगी पॉसिबल होगी, लाइफ सस्टेन रहेगा। हम कभी कभी अपने माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मसले और मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं, वो दरअसल हम इन 3 चीज़ों में जो है एहतियात नहीं कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी एक और स्पेशल पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अर्थ इज़ अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन एक ऐसा यूनिट है जो अपने आप को खुद ब खुद सेट कर रहा है, राइट। इसमें चीज़ें खुद ब खुद साइकिल हो रही होती है, चीज़ें सब रिसाइकिल। अब देखो, हाँ, इसमें इंसान का कोई ख़ास किरदार नहीं है कि मरे हुए चीज़ें ज़िंदा चीज़ों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ज़िंदा चीज़ें फिर मर जाते हैं, तो इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं है। ये ज़मीन के अंदर खुद ब खुद हो रहा होता है ये प्रोसेस। सो इसीलिए ज़मीन के बारे में कहा जाता है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, ये अपने आप को खुद सस्टेन कर रहा होता है। एक वो अलग बात है कि इंसान जाकर डिस्टर्बेंस कर दे। इंसान अगर ज़मीन में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस कर दे तो ज़मीन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करे ज़मीन के अंदर तो ज़मीन का वो पावर चला जाएगा कि ये खुद ब खुद अपने आप को सस्टेन कर लेता है, फिर इससे ज़मीन को नुकसान पहुँचेगा, इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचेगा। इसी तरह वी आर इन आवर ओन स्पेसशिप।
यानी हम इस ज़मीन के अंदर है, ये हमारा एक स्पेसशिप है, हम एक जहाज़ में सवार इस वक्त सवार हैं, जहाज़ में बैठे, ये हमारी ज़मीन हमारी एक जहाज़ है। इस ज़मीन में बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है माँ सिवाय सूरज की रोशनी के, ना इस ज़मीन से बाहर चीज़ें जाएगी। तो ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो हम लोग सोच समझ अकल से इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन में लाइफ सस्टेन रहेगी। अगर हम लोगों ने अकल का इस्तेमाल नहीं किया, इनकी चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, सोच समझ के साथ इस्तेमाल नहीं किया, तो ये लाइफ यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द साइकिल इज़, मैंने बताया कि हमारी ज़मीन में बहुत सारे साइकिल्स ऑपरेट करते हैं। हर साइकिल के पीछे एनर्जी तो होगी, वो बग़ैर एनर्जी के रन ही नहीं कर सकता। सो हर साइकिल के पीछे जो एनर्जी का सोर्स है वो है सूरज। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सन, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द साइकिल इज़ द अल्टीमेट सोर्स इज़ द सन। सूरज की रोशनी जो है ये बाहर से आ रही है, बाकी सारी चीज़ें हमारी ज़मीन के अंदर अवेलेबल होती है। अगर सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन से बंद किया जाए, स्टॉप किया जाए, ज़मीन के अंदर मौजूद सारे के सारे साइकिल्स, न्यूट्रिएंट साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ पर ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी, नामुमकिन ख़त्म हो जाएगी लाइफ, अगर ये छोटा सा कनेक्शन आपने कट ऑफ कर दिया। अब बारी बारी एक एक को पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। अब हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एयर की तरफ। नंबर वन इज एयर। एयर की तरफ हम आ जाते हैं। एयर क्या चीज़ है? एयर ये आपका ज़मीन है, दिस इज योर अर्थ। इस ज़मीन के आसपास चंद किलोमीटर का एक पर्दा है जो कि ज़मीन से लेकर ऊपर तक चंद किलोमीटर एक पर्दा है। इस पर्दे को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। राइट, ज़मीन के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का जो एक ब्लैंकेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। और ये जो ज़मीन के आसपास एयर है, ब्लैंकेट है या एटमॉस्फेयर है, ये सारा का सारा आपके पास गैसेस हैं। और ये जो गैसेस है ये ज़मीन के आसपास सराउंड करेंगे, ये ज़मीन के साथ जो है रिमूव नहीं होंगे। राइट, इस ब्लैंकेट को ज़मीन की ग्रेविटी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, सो ये इधर उधर स्पेस में नहीं जाएंगी। ठीक है, और इसी एटमॉस्फेयर के अंदर आपको मुख्तलिफ गैसेस मिलेंगे जो आपको समझना चाहिए। नंबर वन इज़ नाइट्रोजन। 79% इसमें नाइट्रोजन है और 20% इसमें ऑक्सीजन है। 0.03% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नोबल गैसेस भी है, ट्रेसेस को हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह इसमें थोड़े बहुत ये भी होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 गैसेस इसमें शामिल है। नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस आपको आपके पास जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑक्सीजन और गैस जो है ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? रेस्पायरेशन के दौरान हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हमें मिल जाता है, दरख्तें इसको यूज़ करते हैं, हम उसको बाहर निकालते हैं। सो ये जो 2 गैसेस है ये इंसान और दरख्तें दोनों जो है ना इनके साथ एसोसिएटेड है। ये हमारे माहौल में अवेलेबल है। हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कचरा है। और प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए ऑक्सीजन कचरा समझा जाता है। अब एयर आपके लिए मतलब पता चल गया कि एयर बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे माहौल की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, और ये आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें दे रहे हैं। इस एयर को ख़राब किया जा सकता है, पोल्यूट इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एयर को ख़राब किया जा सकता है, एयर को पोल्यूट किया जा सकता है। कैसे कैसे तरीक़ों से? कारखाने लगाने से। जब आप बहुत सारे कारखाने लगाओगे, कारखानों से धुआं निकलेगा, वो धुआं आपके एयर को ख़राब कर देगी। और जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं, गाड़ी के साइलेंसर से भी गंदे गैसेस निकलेंगे, वो गंदे गैसेस भी हवा को पोल्यूट कर देंगे। कौन से चीज़ें शामिल हैं हमारे हवा को ख़राब करने के लिए?
कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जहरीला गैस ये शामिल है, ये आपके एयर को पोल्यूट कर देते हैं। और उसके साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कौन से? नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये अभी अगर आपके एयर में शामिल हुआ तो ये आपके एयर को गंदा करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। अब अगर एयर ख़राब हो जाए, इसमें इस तरह के जहरीले गैसेस आ जाएंगे, तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरे का नाम है एसिड रेन। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बाकायदा लेक्चर में आपके लिए बना लेता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो आप अलग से पढ़ोगे, लेकिन आज के लिए ग्रीन हाउस के बारे में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब ज़मीन का टेम्परेचर अपने हद से तजावुज़ करे, अपने लिमिट से बहुत ज़्यादा हो जाए ज़मीन का टेम्परेचर, तो ज़मीन के अंदर ऐसे जगहों पर बहुत सारा पानी है जो बर्फ़ की शक्ल में है, ग्लेशियर की शक्ल में है। वो बर्फ़ ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएंगे। वो अगर पिघल गए तो इतने सारे हमारी ज़मीन पर इतना सारा सैलाब आएगा पानी की शक्ल में कि उस सैलाब को, उस तबाही को फिर क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अगर ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हुआ तो वो जो बर्फ़ है वो उसी जगह पे रहेगा, तबाही नहीं होगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और पानी का सैलाब हमें नज़र आएगा। इस सिचुएशन को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। लेकिन अगर ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। एसिड रेन, एसिड रेन में क्या होता है? आपने एक बारिश तो सुना होगा, बारिश एक आम बारिश होता है, एक तेज़ाबी बारिश होता है। तेज़ाबी बारिश में क्या होता है कि अगर रेन के अंदर कुछ तेज़ाब शामिल हो जाए, जैसे कौन कौन से तेज़ाब हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4, ये दो तरह के तेज़ाब हैं, एसिड्स हैं। अगर ये एसिड्स बारिश के पानी के साथ मिक्स हो गए तो उस बारिश के पानी को एसिड रेन कहेंगे। और एसिड रेन इंसानों की जिल्द पर बहुत गंदा असर छोड़ते हैं, पानी के अंदर मौजूद जानदारों पर बड़ा असर छोड़ते हैं और उससे प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, हमारे सॉइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हवा के अंदर अगर ख़राबी आई, एयर आपने इसका एहतियात नहीं किया, एयर का, एक आपको इस मसले का सामना करना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और आपको एसिड रेन का सामना भी करना पड़ेगा। ये दोनों आपके लिए अलग से लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।